गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम चिन्मय बेरा और मैं आपके पास लेकर आया हूँ कि एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आया है, जिसका नोटिफिकेशन 29/1/2022 को आया था, 29 जनवरी को, और जो कि चलने वाला है 4 मार्च 2022 तक। ये बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है अगर आप प्रिपरेशन करें डिफेंस के लिए। तो सीआईएसएफ में जाने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और अब देखिए, यहाँ पे आपका 1149 पोस्ट अवेलेबल है सारे स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे चांसेस भी बढ़ता है कि आपको शायद इसमें नौकरी मिल जाए। और इसमें पे स्केल भी आप देख सकते हैं। कांस्टेबल स्लैश फायर इन सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इन द पे लेवल 3 रुपीज़ 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका सैलरी ज्वाइन करते वक्त मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। तो बीट बाय बीट आपको समझ में आ जाएगा पूरा तरह से कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें आराम से आप देखिए, मैं आपको एक बीट बाय बीट समझाते जाऊंगा। अगर आप जल्दी में हैं तो प्लीज़ वीडियो मत देखिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं कैरियर को लेके तो आप इसे ज़रूर देखेंगे सीरियसली। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, डिफेंस में हर एक फॉर्म फिलअप के बाद वो फॉर्म रिजेक्शन के लिए मतलब आप जैसे कि जानते हैं, छोटे मोटे गलती से भी वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई गलती हो तो ध्यान से देखिए, मैं आपको जो भी बीट बाय बीट बताने वाला हूँ। अब ये भी तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैंने जो भी नोटिफिकेशन डालूंगा वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, और आप उस सही समय पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन में ही अप्लाई होंगे, और आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी होगा। इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एग्ज़ाम के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा पूरे स्टेट वाइज। सारे कुल मिला के एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका ही उसके लिए उनको ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये वाला नोटिफिकेशन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिलीज़ किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एडमिट कार्ड ऑफ स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन ये बोला है कि आप ये जो वेबसाइट दिया है इसने www.cisf.reset.in, इसके साथ जुड़े रहिए। और मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप तुरंत ही जाके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ये वाला पेज को आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। इसे आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। किस स्टेट से कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं, और कौन सी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, किन कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सब दिखाया गया है। और एक आप देख सकते हैं कि कोई कोई स्टेट के नीचे दो पार्टीशन किया गया है, एक है इंटर स्टेट और एक नक्सल स्टेट। उड़ीसा के नीचे एक इंटर स्टेट और एक नक्सल एरिया भी है। इंटर स्टेट के लिए 24 सीट्स और नक्सल एरिया के लिए 34 सीट्स यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही आप इसे स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। और उसके बाद दिया गया था वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एट ए स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ सकते हैं और घट भी सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ गारंटी नहीं दिया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है, एज लिमिट, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी with science subject on the before closing date of receipt of ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है, इसके एंड होने तक, इसके एंड होने के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और आप क्वालिफाइड होने चाहिए एप्लीकेशन डेट खत्म होने तक। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 23 साल तक का एज लिमिट है। दैट इज 4/3/2022 रिसीव फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज 4/3/2022 तक आपको 18 होने चाहिए। इसके अंदर अंदर ही आपको 18 से 23 साल के होने चाहिए अब इसके अंदर अंदर। और एक क्लियरिफाई भी किया है इसने, 5/3/1999 का 99 से लेकर 4/3/2004 के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज दिखाया गया है। अब देखिए, रिलैक्सेशन के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है,
ओबीसी के लिए 3 साल की। एक सर्विसमैन में दिखाया गया है कि एक सर्विसमैन मतलब जो आप, अगर आपकी फैमिली में से आपके पेरेंट्स में से कोई पहले से ही जॉब में थे, रिटायर हो चुके हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट में वो न शहीद हो चुके हैं, तो उसके बाद 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटर्न फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं, तो 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, जो उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, तो उससे 3 साल से उसके बाद आपका काउंट होगा, ये एक सर्विसमैन आपका, इसका कोटा आपके पास लागू होगा। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रिवर्स और कम्युनिकल रिवर्स 2002 इन गुजरात। इसमें अगर आप ये क्राइटेरिया में आते हैं, तो जनरल, ओबीसी और SC ST के लिए इसने एज रिलैक्सेशन दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको होने चाहिए, अंडर हाइट होगा आपका 170 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स तक होनी चाहिए। परमिसेबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर एज अंडर। इसे देख लीजिए, रिलैक्सेशन पर हाइट में और चेस्ट में क्या क्या रिलैक्सेशन हो सकते हैं, इसमें दिया गया है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ द गढ़वाल, कुमोन, हिमाचल प्रदेश, गोखस, डोगरास, मराठास, सिक्किम्स, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर्स रखा गया है और चेस्ट 70-80 से 83 सेंटीमीटर्स तक रखा गया है। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स। देखिए, अगर आप इस स्टेट्स के अंडर आते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो कि नॉर्मली था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है। 80 से 85 तक था इसमें, और 78 से 83 तक रखा गया है। कैंडिडेट्स healing फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, GTA, जो कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंपेरिजिंग ऑफ द 3 सब्जेक्ट डिविजन्स ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सेओंग, एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग मुर्जस सब डिवीजन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स। ये सारे जो सब डिवीजन है, इसके अंदर कैंडिडेट्स healing फ्रॉम, इनके लिए सारे जो चीज़ें रखा गया है, जो कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल एंड एडवाइस इंक्लूडिंग मेजोस एंड नागास, इनके लिए 162.5 से, और चेस्ट रखा गया है 77 और 82 सेंटीमीटर्स। ये रखा गया है। वेट आपका कितनी होनी चाहिए, proportionate to height and age as per medical standards. Weight will be recorded at the time of physical measurements, but the decision on fitness on account of weight will be taken at the time of medical examination. ये सारे weight आपका डिसाइड किया जाएगा, आपका हाइट, वेट, और उसके साथ साथ आपका हेल्थ, जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखा जाएगा, आपको मैनेजेबल करके। क्योंकि ऐसे भी कोई लोग हैं जो कि स्लिम होंगे और उनके वेट भी ज़्यादा होंगे। अगर आपका 70 किलोग्राम होगा, लेकिन वो बॉडी से एकदम फिट होंगे, उनका पेट बाहर नहीं होगा, तो उन्हें तो आप मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए वो वही व्यक्ति डिसाइड करेंगे कि कौन सिलेक्ट होंगे, वेट वाइज वहीं पे डिसाइड किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आते हैं, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड्स टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। The medical examination of the candidates will be conducted in terms of uniform guidelines for requirement medical examination of GOs। ये सारे चीज़ें आपका मेडिकल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। जिन जिन का नाम भी आपका आएगा मेरिट लिस्ट में, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, आप जनरली सारे बच्चे टैटूज कर लेते हैं, लेकिन टैटू के बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। ऐसे नहीं है कि आप एकदम टैटू किए हैं तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू। ध्यान से सुनिए, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए, तो पहले ये सारी चीज़ें आप क्लैरिफाई कर लीजिए, वरना आप पढ़ाई में पढ़ाई करते चले जाओगे, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया इसमें आप फेल हो जाओगे। और फॉर्म फिलअप करते वक्त भी ये सारी चीज़ें माइंड में होने ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा तो आप सही से फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। कंटेंट देखिए, यहाँ पे टैटू के बारे में क्या बोला गया है। बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, the religious sentiments of our country
मेन आर टू बी रिस्पेक्टेड। हमारा कंट्री ही ऐसी है, रिलीजियस कंट्री है, तो इसीलिए सेंटिमेंट को सम्मान करते हुए ये सारी चीज़ें आपको हमारे लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है। डिफेक्टिव रिलीजियस सिंबल्स और फिगर्स आर द नेम, जैसे कि आप कोई भगवान का नेम या फिर आपका कोई रिलीजियस नेम आपने लिखा हुआ है फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। अगर आपने कोई रिलीजियस नाम लिखा है तो वो जायज़ है, उनके लिए परमिशन है। लोकेशन आपका कहाँ वो टैटू होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स of the body like inner aspects of a forearm, but only left forearm being non-saluting limb of a dorsum of the hands are to be allowed। जिस हाथ में आपको सैल्यूट करना है उस हाथ में कोई भी टैटू आपका नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड के कोई फोर आर्म में है, यानी कि फोर आर्म में है, हैंड में कहीं भी हो तो वो इनर साइड में है तो वो चलेगा, कोई वहाँ पे आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी हाथ में आपका आपका सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करना है। अगर आपका कोई भगवान उस हाथ में हो तो वो थोड़ा मतलब ऑड फील होता है, तो इसीलिए वो नहीं एक्सेप्टेबल होता है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। ये भी आपका साइज दिया गया, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एल्बो और हैंड। ठीक है। नोट वन आपका, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग में होना चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, तो ध्यान से सुनिए इसे। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ख़त्म होने तक अगर आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप 12th कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपका कोई ज़रूरत नहीं, आप अप्लाई मत कीजिए, नेक्स्ट साल कर लीजिएगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग द एज एंड नेम नंबर। सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ और नेम विल बी कंसिडर। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th सर्टिफिकेट में जो भी होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए। अगर वो वैरी करते हैं, अगर एक में अलग और दूसरे में अलग होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। एक सर्विसमैन हु हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट ऑफ रेगुलर बेसिस आफ्टर availing the benefits of a reservation given to ex-servicemen of their re-employment are not eligible फॉर रिजर्वेशन ऑफ ESM कैटेगरी। अगर आप पहले से ही आपका एक सर्विसमैन कैटेगरी यूज़ करके आप एक जॉब में हैं, आपने जॉब हासिल कर लिया है, तो आप इस इस एक सर्विसमैन कोटा का आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फी कंसेशन हाउएवर, कोई भी फी भी आपके लिए कंसेशन नहीं होगा। ही कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक सर्विसमैन ऑफ सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट इफ he immediately after joining civil employment has given self declaration undertaking to the concerned employer about the date-wise detail of application for various vacancies for which he had applied for before joining the initial civil employment as mentioned in the OM। ठीक है। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि मैंने इसी इसी चीज़ों के लिए ही मैंने अपना एक सर्विसमैन कोटा यूज़ करना है और आप वहाँ से बाहर आते हैं, तो फिर ही आप ये एक सर्विसमैन वाला कोटा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे जॉब में हैं तो तब आप ये वाला एक सर्विसमैन कोटा का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है एज कंसेशन रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉक्टर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। ठीक है। एज कंसेशन और रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल, उनके लिए नहीं होगा, उन बेटे और बेटियों के लिए ये वाला नहीं अप्लाई नहीं हो पाएगा। किन के लिए? एक सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक सर्विसमैन। अगर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका कैटेगरी एक सर्विसमैन सिलेक्ट नहीं किए, आपने OBC SC ST और फिर और कुछ कर दिया है, तो उसी के हिसाब से आपका रिजर्वेशन होगा। इसमें आपका एज और फी कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा एक सर्विसमैन की तरफ से। आप चाहे बाद में जितने भी सर्टिफिकेट्स आप दिखा लें, वो कंसिडर में नहीं लिया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त थोड़ा समझदारी से कीजिए और सही से कीजिए। यहाँ पे सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, आपको एक सर्विसमैन कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। अगर आपको एक सर्विसमैन कोटा है, उसके बाद चिल्ड्रन मीन्स सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन के कौन से चिल्ड्रन आपका एक सर्विसमैन के अंडर में आएगा, सन्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। अगर आप एडॉप्टेड हैं तो उसमें भी एक सर्विसमैन आएगा, और अब एक डॉक्टर हैं तो एडॉप्टेड डॉक्टर हैं तो उनके लिए भी ये वाला काम करेगा।
डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर मीन्स, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स मीन्स स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, आप वाइफ हैं और चिल्ड्रन हैं और ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द केस ऑफ अनमैरिड विक्टिम। ठीक है, किसी अनमैरिड विक्टिम के ब्रदर और सिस्टर है, यानी कि जिसका भी कोटा आप यूज़ कर रहे हैं वो मैरिड नहीं होने चाहिए। हु वाज होली डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम एट द टाइम ऑफ हिज गेटिंग किल्ड इन द रियर्स वुड बी एलिजिबल। ठीक है, अगर जो भी शहीद हुए हैं उनको वो अकेले थे और आप उन पे पूरी फुल्ली डिपेंडेंट हैं, आप उनके भाई हैं, बहन हैं, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर से वाइफ हैं। ठीक है, और वो आपका शहीद हो चुके हैं या फिर आप उन पे फुल डिपेंडेंट, तो वही आपको एलिजिबल में लिया जाएगा डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के हिसाब से। ठीक है, एन एक सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन। एक सर्विसमैन का मीन्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप फुल्ली जानते होंगे इसके बारे में। तीनों वाहिनी में जो भी आपका पहले से सेवा दे चुके होंगे उन्हीं को ही एक सर्विसमैन बोला जाएगा। ठीक है, अगर उन्हें रिटायर हुए हैं और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है या फिर वो शहीद हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें एक सर्विसमैन के अंडर आएंगे। आप उन कोटा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कौन सी सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उनका डेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। और एक बार मैं आपको बोलना चाहूँगा पे दोबारा से ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उनका मार्क्स गलत डाल देते हैं और उनका जो सर्टिफिकेट चाहिए उनका डेट भी गलत डाल देते हैं, यानी कि उन्होंने 2018 से कोई इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेके बैठे होंगे और उसे 2022 में अप्लाई कर देंगे। तो इसमें सही से ध्यान से सुने कि कौन सा एलिजिबिलिटी आपके पास है, और सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत पड़े तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है अभी। 4 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। Candidates who wish to be considered against vacancies reserved or seek age relaxation are required to submit required certificate. Competent authority in the prescribed format when such certificate, इसमें नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, इसी पीडीएफ के अंडर ही दिया गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ से ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करके वो वाला फॉर्मेट भी निकाल लीजिएगा और वो सब फिलअप करके उसी को ही स्कैनिंग करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी मिलेगा। और उसके बाद 6.2 में कहता है कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स यूटिशन प्रोडक्शन फॉर वैलिड डोमिकल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसमें पीआरसी भी चाहिए, जो कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जो कि आपका तहसील से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। डोमिकल वेरिफिकेशन फॉर लैंग्वेज देयर कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड फॉर। ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका ये वाला फॉर्म रिजेक्शन में चला जाएगा, क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है। उस कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द डोमिकल स्टेट ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, बोथ कास्ट एंड डोमिकल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द सेम स्टेट। ठीक है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपने निकाला है तो स्टार्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट दोनों सेम स्टेट से आप निकालना चाहिए, ये वाला याद रखिएगा। ये वाला सारी चीज़ आपको ऑनलाइन फॉर्म में ही क्लियरिफाई करना है। अगर आप एक मतलब मैं उड़ीसा से हूँ, अगर मैं जाके दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे वहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए किसका, दिल्ली का। सारी चीज़ें मुझे दिल्ली का चाहिए होगा। मैं दोनों का ये उड़ीसा का रेसिडेंट सर्टिफिकेट या दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे कुछ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला ध्यान में रखिए कि आप अप्लाई कीजिए। A person seeking appointment on the basis of a reservation to OBC must ensure that they possesses the caste community certificate and does not fall in क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये वाला ध्यान में रखिएगा, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट ऑफ कमिंग एस सी एस टी ईडब्ल्यू स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिट। ये सारे चीज़ें आपका क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको ठीक करना है। ठीक है, सारी चीज़ें वेरीफाई किया जाएगा, इसीलिए जब आप सारी चीज़ें सारे फॉर्मेट आप दे रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, तो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है। सिंस द स्टेट ऑफ आसाम, एक बात यहाँ पे दिया गया है, कुछ ऐसे भी स्टेट है जो उनके पब्लिक को परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देती, उसमें आसाम भी एक स्टेट है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट हैं।
तो उन स्टेट पे अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का। आप अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से साइन करा के वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं। सिर्फ वही स्टेट के लिए ये वाला एलिजिबल है। आप ये मत सोचिएगा कि सारे स्टेट में हम बिना रेसिडेंट सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। जो स्टेट अपने पब्लिक को परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देती, वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट ला के डिपोजिट करके वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जिनका स्टेट देती है तो उनको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है, ये मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं फ़ोन से। अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि फ़ोन से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, कोई बात नहीं। अगर आपको सारे डिटेल्स मालूम है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, ये वाला चीज़ है। देखिए, रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना है, नॉट मोर देन द 3 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप ये बात दिमाग में रख लीजिए। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन का 3 महीने के पहले से नहीं होना चाहिए। तुरंत ही आप एक फोटो उठा लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसे ही अपलोड कर लीजिए। 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए उसका। जेपीजे फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, 3.5 इंटू 4.5 में आप ये वाला फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्टलेस एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। दोनों कान आपका विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं स्पेक्टेकलेस। ठीक है। और द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड। और वो वाला फोटो में आपका डेट, ठीक है, डेट प्रिंटेड होना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका फोटो में आपका कोई डेट मेंशन नहीं होगा। जिस दिन आप वो फोटोग्राफ लिए होंगे उस दिन का डेट आपको वहाँ पे प्रिंटेड होनी चाहिए। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको अपलोड होगा जेपीजे फॉर्मेट में, जो कि आपका 10 to 20 KB के अंदर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के अंदर विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए। लीगल सिग्नेचर भी रिजेक्टेड। ठीक है। एप्लीकेशन विथ इलिजिबल सिग्नेचर, अगर आपका कोई सिग्नेचर में धुंधलापन है तो वो वाला चीज़ें वो आपका रिजेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ये सारे जेपीजे फॉर्मेट में चलेगा सिग्नेचर और फोटोग्राफ, लेकिन जो सर्टिफिकेट जितने भी होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4/3/2022 5 PM तक है। उसी के अंदर आपको अप्लाई करनी होगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, वो आपका एक एडवाइस देना चाहते हैं इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। आप लास्ट डेट तक और वेट मत कीजिए, अभी ही अप्लाई कर लीजिए। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फील्ड करेक्ट डिटेल्स। सही से आप चेक करके अप्लाई कीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी आप सही से डालिएगा। एसएमएस सारी चीज़ें जो आएंगी उसी में ही आएंगी। Only one online application is allowed is submitted by the candidate. In case more than one application of candidate stated, all of this application will be rejected. ठीक है। अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए, एक ही एप्लीकेशन कीजिए, ध्यान से कीजिए, सही से कीजिए। इसीलिए मैं आपको इतना टाइम लगा के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको और कहीं और हर जगह मिल जाएगी ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको इतने डिटेल में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिफेंस में हर छोटी छोटी गलती भी रिजेक्शन हो जाते हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, आप पढ़ाई किए होंगे लेकिन आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो गलती हो जाएगी और फिर उसके बाद वो फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, आप एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिए। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपया है, जो भी जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी से हैं। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस या फिर कोई एक सर्विसमैन कोटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए ये टोटल फ्री है। आप फ्री में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं होगा। ठीक है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, जिनके भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, उनको ही फिजिकली और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें भी आपका ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया आप स्क्रीनशॉट में रख लीजिए। और इसके बाद हम सिलेबस में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के लिए। वो OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें आपका 4 पार्ट हैं।
इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, 25 मार्क, 25 क्वेश्चन, सारी चीज़ें 25 25 25 के हैं टोटल। 120 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, यानी कि 2 घंटे मार्क्स दिए जाएंगे और 100 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है। इसमें आपका सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा उस वेबसाइट में। हमारे वेबसाइट में आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा सारी चीज़ें, और समझाए हुए भी मिल जाएगा वहाँ पे। और मैंने लिंक भी दिया हुआ है कि कहाँ पे अप्लाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट का भी मैंने वहाँ पे लिंक दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल में कैसे अप्लाई करें तो कमेंट में बता दीजिए, मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर लूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।